हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं भारत इस समय बहुत ज़्यादा अमेरिका के ट्रंप के टैरिफ से परेशान है और इस समय भारत उनसे बचने के वे आउट्स बहुत तेजी से ढूंढ रहा है। वास्तव में 2019 में भारत ने एक बहुत बड़ी संधि का साथ छोड़ दिया था, उसे ज्वाइन नहीं किया था और वो संधि थी RCEP। वास्तव में ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। आसियान के साथ RCEP पर हमें साइन करना था, भारत ने उस पर साइन करने से मना कर दिया था 2019 में। लेकिन इस समय जब ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और 25% एडिशनल टैरिफ लगा रखा है, तो भारत चूंकि आसियान के साथ बैठक कर रहा है और आज से भारत आसियान की बैठक न्यू दिल्ली में शुरू हो चुकी है, तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि क्या भारत आसियान के साथ ट्रेड डील को दोबारा से नेगोशिएट करेगा, RCEP को दोबारा से ज्वाइन करने की बात करेगा, इस बड़े ट्रेड ब्लॉक का हिस्सा बनने की कोशिश करेगा अथवा नहीं। क्या यह सौदा RCEP का विकल्प देगा या फिर हम एक और घाटे के समझौते के पर आगे बढ़ने वाले हैं? तो वास्तव में यह समझौता क्या था, इस समझौते से होना क्या था और भारत किस प्रकार से नए विकल्पों को बदली हुई आर्थिक परिदृश्य में ढूंढ रहा है, और आसियान देशों के साथ होने वाली बैठक जो आज से शुरू हो चुकी है, इसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं, उन पर आज हम बात करेंगे। तो आज की चर्चा के प्रमुख मुद्दे क्या रहने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या इसका बैकग्राउंड है, फिर RCEP का क्या मतलब है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, मौजूदा संकट क्या है, आसियान के साथ तनाव और सुधार की क्या स्थितियां रहीं, और इस हफ्ते जो अहम बैठक हो रही है जो 11 से 14 अगस्त तक चलनी है, इसके क्या मायने होंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक टेलीग्राम चैनल अपना बताते हैं, दैट इज UPSC मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और जैसे ही आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड PDF जो है वो मिल जाएंगे। साथ ही साथ जब भी कभी आपको UPSC की तैयारी में किसी भी प्रकार की सलाह, सहायता या गाइडेंस की ज़रूरत होगी, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी तैयारी को सुचारू रूप से चलाने और करंट को अपडेट करने के लिए आप अगर चाहें तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। शुरू करते हैं, बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो सबसे पहले भारत और आसियान, जो कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एक ग्रुप है, इसके बीच वर्ष 2009 में AITIGA यानी कि आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट साइन हुआ था 2009 में, जिसका उद्देश्य यह था कि दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ाया जाए, टैरिफ कम किया जाए और मार्केट एक्सेस एक दूसरे के लिए बेहतर बनाई जाए, एक दूसरे के मार्केट को खोला जाए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि भारत का आयात बहुत तेजी से बढ़ा, क्योंकि जो आसियान कंट्रीज के प्रोडक्ट थे वो हमारे यहाँ बहुत इजीली अवेलेबल होने लगे, लेकिन निर्यात में उतनी जो अपेक्षा थी वृद्धि की, वो वृद्धि, अपेक्षात्मक वृद्धि नहीं हो सकी और व्यापार घाटा आसियान के साथ बढ़ता चला गया। साथ ही भारत को ऐसा एहसास भी हुआ और भारत ने ऐसा पाया कि जो चीन का सामान है वो आसियान के रास्ते भारत को बेचा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस ट्रेड डील का फायदा चाइना ने भी उठाया, ऐसे भी बहुत सारे आरोप लगे। तो ये बैकग्राउंड रहा भारत और आसियान के बीच का। लेकिन RCEP की बात करते हैं। RCEP, जिस पर भारत के साइन करने की संभावना है, ये दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है। इसमें आसियान के 10 देश के साथ साथ चीन, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल है। 2019 में भारत के पास इसमें शामिल होने का ऑप्शन था, लेकिन भारत ने इस पर साइन करने से मना कर दिया था। कारण क्या था, क्यों मना कर दिया था? तो पहला कारण यह था कि भारत को डर था कि अब जो, अगर हम कारणों की बात करें, पहला डर था चाइना। माना यह जा रहा था कि जो चीन है, चीन के रास्ते सामान की बाढ़ भारत में आ जाएगी, चाइना अपना सारा माल भारत में डंप करना शुरू करेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा डर था भारत का, वो था कृषि क्षेत्र, डेयरी क्षेत्र और MSME। अगर हम बात करें सेक्टर वाइज, तो कृषि, डेयरी और MSME पर ज्यादा दबाव पड़ने की संभावना थी और ये भारत के बहुत कोर इंडस्ट्रीज हैं, सेक्टर्स हैं, तो इस पर ज्यादा दबाव पड़ने की संभावना थी, इसलिए भारत इससे पीछे हटा। और तीसरा बड़ा कारण था बढ़ता हुआ व्यापार घाटा। इस बढ़ते व्यापार घाटे के डर से भी भारत ने RCEP पे साइन करने से मना कर दिया। लेकिन
आरसीईपी में न जाने से भारत को अपने घरेलू उद्योगों को सुरक्षा तो मिल गई, लेकिन आसियान और जो पूर्वी एशिया के, जो ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं, उनके बीच में टैरिफ का गैप बना रहा बहुत ज्यादा। अब अगर हम आसियान देशों को आरसीईपी के तहत लगभग शून्य टैरिफ पर व्यापार करते देखते हैं तो पाते हैं कि उनके बीच में काफी फायदा है टैरिफ नहीं होने का, और भारत को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से टैरिफ होने के कारण नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो ये आरसीईपी के संदर्भ में हमें जानना जरूरी था कि क्यों हमने नहीं किया और क्या हमारे साथ हो रहा है। अब मौजूदा संकट की अगर हम बात करें, वास्तव में क्या संकट है। 7 अगस्त 2025 से अमेरिका ने भारत के निर्यात पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, जो अब टोटल बढ़कर 50% हो चुका है। आसियान देशों पर अमेरिकन टैरिफ सिर्फ 19% है, यानी उन्हें भारत पर एक एज मिली हुई है। उनका प्रोडक्ट भारत के कंपैरिजन में अभी भी अमेरिका में सस्ता बिकेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इनके साथ होता तो इनके माध्यम से हम भी अपना सामान बेचते रह सकते थे, लेकिन इनको एज है, हमें नहीं है। भारत अब अन्य एफटीए तेजी से निपटाना चाहता है, जिसमें आसियान के साथ, ईयू के साथ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ और अमेरिका के साथ भी। भारत चाहता है कि अब जहां जहां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकते हैं वहां वहां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज किए जाएं। और इसी के संदर्भ में जो आसियान के 10 देशों के प्रतिनिधि हैं, जिनकी बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो चुकी है, हम आशा करते हैं कि भारत नए किसी बड़े समझौते पर आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, आसियान के साथ तनाव और सुधार की भी बात करते हैं। वास्तव में जून में क्या हुआ कि हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब, उन्होंने 2009 के समझौते को एक सिली एग्रीमेंट कह दिया था और आसियान देशों को चीन की बी टीम कहा था। इससे आसियान कंट्रीज बहुत नाराज हुए और उन्हें लगा कि उनका अपमान किया गया है। हालांकि जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम के बीच में मुलाकात हुई और संबंध पटरी पर लौटना शुरू हो गए थे। अब दोनों पक्ष चाहते हैं कि जो AITIGA है उसकी समीक्षा वर्ष 2025 के अंत तक पूरी हो जाए और भारत और आसियान के बीच में समझौता फाइनलाइज किया जाए। तो अब इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको भी समझिएगा। इस हफ्ते की अहम बैठक जो 11 से 14 अगस्त के बीच में होनी है नई दिल्ली में, आसियान के 10 देशों के प्रतिनिधि और भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। पिछले 1 साल में 9 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिला है। अब क्यों नहीं हम लोग किसी एग्रीमेंट पर पहुंच पा रहे हैं, उसमें बड़ा मुद्दा क्या है। भारत ये चाहता है कि व्यापार संतुलन बना रहे और चीनी सामान की बैकडोर एंट्री ना हो, जबकि जो आसियान है उसकी डिमांड ये है कि भारत टैरिफ रेस्ट्रिक्शन कम करे और इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन को कम करे। अगर भारत ऐसा करेगा तो वे किसी समझौते पर पहुंचने के लिए तैयार हैं। तो ये 2 प्रमुख डिमांड्स हैं जिन पर चर्चा हो रही है। 9 राउंड्स की बातचीत फेल हो चुकी है, लेकिन अगर हम इस पूरी बैठक को और इस पूरे परिदृश्य को भू राजनीतिक संदर्भ से देखें, जियोपॉलिटिक्स के एंगल से देखें, तो अक्टूबर में कुआलालंपुर में आसियान इंडिया समिट होने वाला है और इसके बाद ईस्ट एशिया समिट भी होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप और संभवतः शी जिनपिंग भी इन बैठकों में मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ा ग्लोबल स्टेज इस ईस्ट एशिया के ग्रुप पे मिलने वाला है। चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव में भारत के लिए आसियान साझेदारी रणनीतिक रूप से बहुत अहम है, क्योंकि देखिए चीन और अमेरिका के बीच में भी जो ट्रेड टसल है वो बढ़ रहा है। भारत और अमेरिका के बीच तो आप समझ ही रहे हैं, बहुत समय से अपडेट हो रहे हैं। तो अगर ये सारे व्यापार तनाव बढ़ते रहे तो भारत के लिए आसियान से साझेदारी करना एक सोचा समझा और बेहतर रणनीतिक कदम साबित हो सकता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसे अगर हम चुनौतियां और आगे के रास्ते की बात करें तो व्यापार घाटा एक बहुत बड़ी चुनौती है। आरसीईपी में भारत की गैर मौजूदगी एक समस्या है। अमेरिका के टैरिफ समस्या है और घरेलू उद्योग की सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा किस प्रकार करेंगे। अब संभावनाएं क्या हैं? संभावना यह है कि आसियान मार्केट में बेहतर पहुंच हो जाएगी अगर हमारा एग्रीमेंट हो गया। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, हम कुछ देशों पर डिपेंड नहीं रहेंगे और इसके साथ साथ जो आरसीईपी के देशों को मिलने वाले टैरिफ लाभ हैं वो कुछ हद तक हम भी उसका मुकाबला कर पाएंगे। तो ये वो संभावनाएं हैं जो भविष्य के लिए हमारे सामने उपलब्ध हैं। देखिए, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जल्दबाजी में अगर हम कोई डिसीजन ले लेते हैं तो
हमारे लिए घरेलू उद्योग, बेसिकली डेयरी और एमएसएमई, ये सेक्टर्स बहुत सेंसिटिव हैं और हमारी इकोनॉमी की बैकबोन की तरह काम करते हैं। एक बड़ा रोजगार का सेगमेंट भी ये क्रिएट करते हैं। तो भारत को बहुत सोच समझकर, रुक कर, देख कर तभी समझौतों पर आगे बढ़ना चाहिए। प्रतिक्रियात्मक रूप से तुरंत समझौते करना बेहतर डिसीजन नहीं होगा। इसके बाद एक बड़ा अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। 15 अगस्त आ रहा है और 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस का जो उत्साह है, उस उत्साह को देखते हुए स्टडी IQ IAS हिंदी आप सबके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा लेकर के आया है और वो है हमारे हर एक कोर्स पर 47% का डिस्काउंट। ये साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट होगा और अगर आप हमारा कोई भी बैच लेते हैं तो आपको, चाहे आप किसी भी मीडियम में लें, हिंदी में, इंग्लिश में या ऑप्शनल का या GS का, कोई भी बैच 2026 का, 27 का, 28 का, कुछ भी अगर आप परचेज करते हैं हमारे यहाँ से, आपको सब पर 47% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और ये डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। ये कोड फैकल्टी कोड होता है जो मेरे नाम से जुड़ा हुआ है। तो आप अगर कोई भी कोर्स लेते हैं UPSC का, तो हमारे यहां से आपको इस समय 15 अगस्त तक अगर आपने एडमिशन लिया तो 47% ऑफ के साथ आपको बैच मिलेगा। स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ जैसे आपको पहले से मिलता आ रहा है, सब बाकी बच्चों को मिला है, वो सब वैसे ही मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी फीस लगभग आधी हो जाएगी। तो इस स्वतंत्रता दिवस की खुशी को दुगना कीजिए। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको लगता है कि आपको UPSC की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है और अभी तक आपने कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है तो इसमें अब देर मत कीजिए, शुभस्य शीघ्रम, जल्दी करिए और ज्वाइन करिए हमारा ये बहुत बेहतर ऑफर के साथ। किसी भी मीडियम में और किसी भी ईयर के लिए आप बैच ले सकते हैं। बस ध्यान जरूर रखिएगा कि आपको कोड इस्तेमाल करना है PK लाइव। अन्य कोई समस्या होने पर आप मुझसे टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन सेगमेंट की ओर चलते हैं और आज का क्वेश्चन ये है कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र का एक मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें आसियान के सभी देश और उनके 5 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साझेदार शामिल हैं। भारत ने 2020 में RCEP में शामिल होकर 15वें सदस्य के रूप में प्रवेश किया। RCEP का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच टैरिफ और व्यापारिक बाधाओं को धीरे धीरे समाप्त करना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 1 and 3, 2 and 3, केवल 1 and 2 and 3। आपको अपने ऑप्शंस, इसका उत्तर कमेंट करके जरूर बताने हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस समय आर्थिक घटनाएं आपके लिए UPSC की प्रिपरेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट होने जा रही हैं। आप देख रहे हैं पिछले साल भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन UPSC में इकोनॉमी के प्री से आए थे और इस साल भी जिस तरीके से आर्थिक हालात और घटनाक्रम बदल रहे हैं, उम्मीद करिए कि इकोनॉमिक्स एक महत्वपूर्ण सेगमेंट रहेगा इस साल के पेपर में भी। तो इन न्यूज को बहुत ध्यान से नोट डाउन करिए और अगर कोई आप इशू आता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर आकर के मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जब कमेंट करेंगे, इसका उत्तर देंगे तो जरूर बताइएगा कि क्या भारत को RCEP की सदस्यता लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आपका क्या विचार है? थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।